स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो के अंदर अपन जो चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। धीरे धीरे करके भौतिक विज्ञान के और जितने भी चैप्टर का कक्षा 12वीं के जो फिजिक्स है ना उसके, उन सभी का भी मैं वन शॉट कवर करा दूंगा। ओके, तो जुड़े रहना मुझसे। बाकी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसके अंदर में जो थ्योरी वगैरह लिखी होती है ना, विद्युत आवेश कैसे कहते हैं, विद्युत आवेश ऐसे कहते हैं, और जो भी फलाना ढिकाना जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, कैसे उनको डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है। प्लीज़ जाकर उनको देख लेना। अभी मैं केवल चैप्टर को समझाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे विद्युत क्या होता है। विद्युत बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें समझना होगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो अभी विद्युत के बारे में इतना समझ लो, विद्युत जो है ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत यानी इसे करंट भी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से क्या है, आपका करंट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। जो आपके घरों में लाइट आती है ना, वो लाइट है। तो इसका उपयोग आप किस तरीके से करते हो? बल्ब को जलाने में करते हो। तो बल्ब जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो प्रकाश क्या है? वो एक तरीके से ऊर्जा है। अच्छा, आप इससे पंखा भी चलाते हो, तो जो पंखा घूम रहा होता है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है भौतिक विज्ञान की भाषा में, और वो भी क्या होती है? ऊर्जा होती है। अच्छा, आप हीटर का इस्तेमाल करते हो, तो हीटर जो है गर्मी पैदा करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो वो ऊष्मा क्या है? वो भी तो एक तरीके से ऊर्जा ही है। और ये सब ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? करंट से, जो आपके घरों में आ रही है, जो बिजली आपके घरों में आ रही है, उसी विद्युत से। तो विद्युत एक तरीके से क्या है? एक तरीके से कहा जाए तो वो एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। अब इसके बारे में बाकी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी विद्युत आवेश पर आ जाओ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आ भी गया तो आपसे पूछेंगे विद्युत क्या है, तो आपको लिख के आ जाना है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। बाकी नोट्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। अब समझो विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। हमारा जितना भी बॉडी हो गया, हमारा जितना भी पूरा संसार हो गया, जितनी भी हर एक चीज़ जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में महसूस कर पाते हो, वो किस से मिलके बनी है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिलकर ये बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये कण हैं। जैसे बॉल होती है ना, बॉल, जैसे ये मान के चलो, जैसे ईंट है, ईंट है, ये घर ईंट पर ईंट रख दी, बढ़िया सीमेंट वगैरह कर दी, उससे क्या है? घर बन गया। तो ठीक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनसे मिलकर ही ईंट बनती है। मतलब उनसे मिलकर रेत बनती है, रेत से मिलकर ईंट बनती है, या उनसे मिलकर मट्टी बनती है, मट्टी से मिलकर ईंट बनती है, ईंट से मिलकर घर बनता है। आपकी हड्डियाँ वगैरह हर चीज़ इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनी है। इन 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ उसमें ऐड नहीं हुई। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है प्रोटॉन, इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। होता क्या है? बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद होंगे इस तरीके से, है ना। प्रोटॉन को मैं इस तरीके से हरे कलर से दर्शा देता हूँ, ठीक है, और प्लस से दर्शा रहा हूँ। ये रहे बहुत सारे प्रोटॉन, ठीक है। और इनके बीच में क्या है? बहुत सारे न्यूट्रॉन धसे होते हैं इस तरीके से, न्यूट्रॉन, ये, ठीक है। इनको मैं लाल कलर से दर्शा रहा हूँ, एन लिखकर, है ना। न्यूट्रॉन धसे होते हैं इस तरीके से, ये। और इलेक्ट्रॉन जो है इनका चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे सूरज का चक्कर लगा रही होती है ना धरती, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से, गोल गोल, इस तरीके से, जैसे धरती लगा रही है वैसे ही समझ जाओ, है ना। तो अब जो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नाभिक। क्या कहा जाता है? नाभिक, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रही होती हैं, ये कोश के अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, बस इतना समझ जाओ। और इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? इस पूरे भाग को कहा जाता है परमाणु। और ये परमाणु से मिलकर ही आपका शरीर बना है। और परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? नाभिक के अंदर, है ना। अब समझो मेन बात क्या है। जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है ना। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है इस तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भागता है इस तरीके से। प्रोटॉन प्रोटॉन से दूर भागता है इस तरीके से। ये यहाँ पर कुल मिलाकर बात है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन से दूर भागता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आता है। ये इनका एक गुण है। जैसे दो चम्मकों को रखते हो वो पास आने लगती हैं, फिर उनको उल्टा रख दो तो दूर जाने लगती हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इस चीज़ को आवेश नाम दिया। क्या नाम दे दिया? आवेश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आवेश नाम दे दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास क्यों नहीं आ रहा?
तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के ऊपर जो चीज़ है, उन्होंने इसे आवेश नाम दे दिया। वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया? आवेश नाम दे दिया। तो जो चीज़ है वो 2 तरीके की है। तो एक को उन्होंने पॉजिटिव लिख दिया और एक को उन्होंने नेगेटिव लिख दिया। प्रोटॉन को पॉजिटिव लिख दिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लिख दिया। ठीक है? अब उन्होंने कहा कि देखो, पॉजिटिव है इसके ऊपर आवेश और इसके ऊपर आवेश है नेगेटिव, और ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यानी पॉजिटिव आवेश होगा हमारी तरफ एक तरफ और नेगेटिव आवेश होगा एक तरफ, तो ये एक दूसरे के पास खींचे चले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव आवेश है, इसके ऊपर भी नेगेटिव आवेश है। तो जब भी नेगेटिव नेगेटिव आवेश को पास में लाओगे तो ये पास में नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में लाओगे तो भी ये पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर निकल के जाने लगेंगे। तो आवेश जो है 2 तरीके के हो गए यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, समान प्रकृति और विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति कौन सी हो गई? पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये विपरीत प्रकृति के आवेश है और ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने देखा, ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। जबकि समान प्रकार के आवेश जैसे माइनस और माइनस, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, प्लस और प्लस ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, है ना। तो जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो तो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, यानी इनमें तो हो रहा है आकर्षण, जबकि इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अब जब होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ लो और उसे घिसो, जैसे आपने पेंसिल को ले लिया, जिस पे प्लास्टिक की पेन से आप लिख रहे हो, प्लास्टिक की ही होनी चाहिए, है ना। जैसे 5 रुपये वाली पेन आती है, उसको लिख रहे हो, उसे आप क्या करो, अपने कपड़ों से घिसो। आप घिसोगे तो क्या होगा, वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी या ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपके परमाणु के अंदर होता है, वो इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर चला जाएगा, जिससे उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? पहले हमारे पास जो परमाणु होता है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो परमाणु होता है उसके अंदर 5 प्रोटॉन हैं, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन से क्या है, दूर भागते हैं, इसीलिए उनके बीच में न्यूट्रॉन लगे होते हैं, जिससे एक दूसरे से दूर ना भाग पाएँ, प्रतिकर्षित ना कर पाएँ। अब इधर देखो, 5 प्रोटॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, प्लस आवेश और माइनस आवेश, है ना। तो 5 प्लस है, 5 माइनस है, तो दोनों बराबर हो गए, तो टोटल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जो आपने घिसा पेंसिल को कपड़ों से, तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई। जैसे आप किसी भी चीज़ को घिसने लगोगे, पत्थर से पत्थर को घिसोगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी, तो वही ऊष्मा उत्पन्न होती है। हथेली को घिसोगे तो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जैसे ही पेंसिल को अपने कपड़े से घिसा, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो जब वो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा को पाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से बाहर चले जाएगा। तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अब परमाणु के अंदर पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 प्रोटॉन बचे। प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता, वो अलग कारण है क्यों नहीं निकलता, बाद में देखेंगे, पर कभी बाहर नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब क्या ये उदासीन होगा कि 5 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है? अब 5 प्लस है, 5 नेगेटिव है, दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 5 प्लस 5 माइनस टोटल 0 हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी है ना। भाई कोई इसके ऊपर इधर से जितना बल लगा रहा है, इधर से भी जितना उतना ही बल लगाएगा, तो बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही पहले 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अब बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, है ना। प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और नेगेटिव आवेश कम हो गया, तो प्रभावी आवेश कितना होगा? पॉजिटिव। तो इसी बात को समझो, जब जैसे हमारे पास परमाणु है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जब चला जाता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, यानी उसके ऊपर धनात्मक आवेश हो गया। अच्छा, ऐसा भी हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल के गया है वो किसी दूसरे परमाणु में आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु में आ गया, तो पहले इसके परमाणु के पास 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अभी एक और घुस गया इसके अंदर, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो 5 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, अब एक और आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश, यानी
परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। तो समझो भैया, अंग्रेजी को गोली मारे हिंदी में समझो। ये है हमारे पास परमाणु, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं माइनस वाले, अगर 5 प्रोटॉन है हमारे पास और 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, कोई आवेश नहीं है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसीलिए जो है परमाणु धनात्मक आवेशित हो गया। ठीक है, बस इतना समझ जाओ, बाकी चीज़ें धीरे धीरे समझने लगोगे। तो आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। दो वस्तुओं को आपस में आकर्षित करने का गुण हो गया, जब, या फिर कहें तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो उससे जो है आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है वस्तु में, इसी को आवेश कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है घिसने की और आवेश उत्पन्न करने की, इसे आवेशन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए चालक या विद्युत रोधी पदार्थ। आई होप कि आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं। इन्हें कंडक्टर बोला जाता है, इन्हें नॉन कंडक्टर बोला जाता है, इन्हें सेमी कंडक्टर बोला जाता है ना। तो जो आपके घर में करंट वगैरह आता है उसके लिए कॉपर के तार का इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर करंट फ्लो हो जाता है। अगर लोहे के अंदर, जैसे आपने लोहे के अंदर करंट डाल दिया, फिर लोहे से हाथ लगाओगे तो आपको शॉर्ट लगेगा, बढ़िया झटका लगेगा करंट का, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं होता, जैसे कपड़े पर जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर सूखी होनी चाहिए भैया, गीली मत ले लेना। तो सूखी लकड़ी के ऊपर अगर आप करंट डालोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी में करंट फ्लो नहीं हो पाता। अच्छा, प्लास्टिक की जो जूते चप्पल होते हैं स्पेशली आपके, उनसे भी आपको करंट नहीं लगेगा, बशर्ते प्लास्टिक या रबर के बने होने चाहिए, है ना। पानी के अंदर भी नहीं लगता, आप जाके पानी में करंट डाल के हाथ मत लगा लेना यार, क्योंकि जो पानी आपके अड़ोस पड़ोस में होता है, जैसे आप पीते हो, जो समुद्र में होता है, जो नदियों में होता है, उस पानी के अंदर आयन वगैरह मिले होते हैं और उस आयन के कारण करंट फ्लो हो जाता है, जिससे आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो वो जो शुद्ध पानी होता है जिसके अंदर बिल्कुल आयन नहीं होते, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, है ना। अचालक, विद्युत रोधी को चालक, ये फलाना ढिकाना नाम है उनके, है ना। अचालक भी बोलते हैं, विद्युत रोधी भी बोलते हैं, को चालक भी बोलते हैं। कोई अगर इससे उदाहरण पूछे तो लिख देना क्या हो गए, लकड़ी वगैरह हो गई, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। अर्धचालक, ये दोगले आदमी है, यानी सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इनको टॉर्चर करने लगते हो, यानी इनको गर्म कर दिया आपने, तो फिर इनके अंदर जो करंट है वो फ्लो होने लगता है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गर्म करने से ऐसा क्या हो गया कि इनमें करंट फ्लो होने लगा। तो इसके लिए यार अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो 12वीं में ही आगे चल के आएगा, अभी तो नहीं है। अब आता है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ये बहुत नल्ला कॉन्सेप्ट है, ये बस अपन से इतना कहता है, आवेश का जो क्वांटमीकरण सिद्धांत है वो अपन से ये कहता है कि देखो भैया, जब आप आवेश को जैसे आप घिस रहे हो पेंसिल को कपड़े से, है ना, या फिर आप पेंसिल को कपड़े से घिसो, या फिर आप जो कंघी हो गई उसको अपने सूखे बालों से रगड़ो, तो कंघी भी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। क्यों करने लगती है, मैंने आपको रीजन बताया था। इसीलिए क्योंकि जब आप उसको घिस रहे होते हो तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि पहले उस वस्तु के अंदर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, है ना। तो जो धनात्मक आवेश होता है वो जो है ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो जब आप पेंसिल को घिसते हो तो पेंसिल जो है आवेशित हो जाती है, और फिर जब आप उसे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हो तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है, ऐसे ही कंघी खींचने लगती है। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जब आप उसे घिसोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन 1 निकल के जा सकता है, 2 निकल के जा सकता है, 3 निकल के जा सकते हैं, 4 निकल के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया फिर आधा इलेक्ट्रॉन और निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा ही निकलेगा, है ना। ऐसे नहीं निकलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फलाना ठिकाना, जो भी जिस तरीके से उसको लिखते हैं, 1.5 2.5, है ना। आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी ये निकल गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे √2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी को कहा जाता है पूर्णांक, है ना। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपने बोल दिया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपने बोल दिया नेगेटिव। लेकिन या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, जैसे लिखा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 निकल इलेक्ट्रॉन, 3 निकल इलेक्ट्रॉन, 4 निकल इलेक्ट्रॉन। पूर्णांक मतलब ये होता है पूरी संख्या 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि आधी हो गई, जैसे आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, आधा परमाणु के अंदर ही, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए इसको लिखते हैं Q = Ne। Q = Ne का मतलब क्या होता है, Q = Ne का मतलब क्या होता है, Q यानी होता है आवेश। किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा वो होगा
ई यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, गुणित एन। एन का मतलब होता है कोई भी पूर्णांक, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसके ऊपर आवेश होगा। तो एन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हाँ, जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम आवेश। तो ये हो सकता है। 2 होगा तो 2 का गुणा कर देना, 3 होगा तो 3 का गुणा कर देना, 4 होगा तो 4 का गुणा कर देना। लेकिन कभी भी आप √2 का गुणा मत करना, कभी भी आप आधे का गुणा नहीं करना, कभी भी आप 2/5 का गुणा नहीं करना, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं होती। पूरी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6, और जो एन है वो यही दर्शाता है कि आवेश होगा तो पूरा होगा, आधा आधा हुआ नहीं होगा। ऐसे ही बोला जाता है Q=Ne। आगे बढ़ा, चलो कूलम का नियम अपन से क्या कहता है। बड़ा यार प्यारा सा नियम है, इसका होगा बना दिया जाता है। सिंपल सा नियम है, ये कहता है हमारे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। अगर आप इन दोनों को पास में रखोगे तो ये तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जब ये आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। ये समानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के, वर्ग के, है ना। अब इसको साथ में लिखो तो F प्रोपोर्शनली हो गया Q1 और Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती हो गया दूरी के वर्ग के। जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हो तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, जैसे K लिखते हैं, है ना, Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। और इसकी दिया गया था सन 1785 के अंदर, ठीक है, 1785 ईस्वी के अंदर ये दिया गया था। होप कि यहाँ पर कूलम का नियम आपको समझ में आ गया कि जो है आप ऐसे बोलते सकते हो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इसकी वैल्यू होती है, आगे लिखी होगी 9×10⁹ है ना। माध्यम की हवा या निर्वात की विद्युतशीलता भी आप इसे बोल सकते हो। ये होता है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कि जो बल है, रुको इसका मात्रक वगैरह लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? F = है K Q1 Q2/r²। के बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसके बारे में कुछ आपको बताना था। क्या बताना था? F = हो गया के की जगह लिख दो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F क्या हो गया? बल हो गया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो गया, न्यूटन। ये क्या है? R है। R यानी दूरी, दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर। ये इधर पहुंच गया ना मल्टीप्लाई में, है ना। और Q1 Q2 नीचे पहुंच गया। Q1 Q2 क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है? देखो विद्युत धारा = होता है विद्युत धारा बटा समय। आवेश बराबर होता है समय इंटू विद्युत, अबे यार मैं भी क्या क्या लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुको। अगर आप आवेश बटा समय करते हो तो निकल के आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है टी। समय को अगर आप इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा A × T। तो ये हो गया एम्पियर A × T, यानी हो गया समय। ठीक है, तो ये निकल के आ गया क्या? 1/ε0 का मात्रक। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो निकल के आ जाएगा एम्पियर इंटू समय बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये ε0 का मात्रक हो गया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक अंक आवेश होता है, एक कूलम आवेश को एक अंक आवेश कहा जाता है, और उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने जैसा है ही नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम आवेश। ओके, और जो एक कूलम आवेश होता है उसे कहा जाता है एक अंक आवेश। सीधी सी बात है। आवेश संरक्षण का नियम ये अपन से ये कहता है कि देखो, मैंने कहा ना, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन से मिलकर, प्रोटॉन से मिलकर और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि आपने लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बना दिया, लैब के अंदर कोई प्रोटॉन बना दिया, लैब के अंदर कोई न्यूट्रॉन बना दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप बना नहीं सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। हाँ, वो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर कि आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी E = mc², एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, है ना। इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देना। आप ऐसा मान के चलो, इलेक्ट्रॉन को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही चार्ज होता है।
तो ना ही आप किसी चार्ज को बना सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। आप उसे केवल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। जैसे हमारे पास एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो वो आपने इधर भेज दिया, और इसके ऊपर माइनस चार्ज था वो आपने इधर भेज दिया। आप उसे नष्ट नहीं कर सकते मेरे भैया, कितना भी जोर लगा लो। यही है आवेश संरक्षण का नियम। जैसे हमारे पास एक वस्तु थी, इसके अंदर 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये हमारे पास एक और वस्तु है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ गया, तो इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब 2 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, पहले 5 थे अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके पास 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास 1 प्रोटॉन का आवेश आ गया। तो क्या आवेश कहीं पर नष्ट हुआ है ना, आवेश कहीं पर नष्ट हुआ नहीं। बस बात इतनी है कि जो नेगेटिव आवेश था, जो माइनस का आवेश था, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू यस यहाँ से चल के इधर आ गया। तो एक वस्तु थी, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, एक वस्तु थी, इस पर कोई आवेश नहीं था। फिर आपने इनमें घर्षण पैदा किया और इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया, इस पर नेगेटिव आवेश आ गया, तो आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। बस जो है इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर आ गए, इसीलिए यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चल के इसमें से इधर में आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चार्ज पहले भी था, बस उसको आपने स्थानांतरित कर दिया, इसके कारण ये क्रिएट हो गया। तो आवेश को आप बना या मिटा नहीं सकते, उसे केवल ट्रांसफर कर सकते हो। यही आवेश संरक्षण का नियम है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, दो वस्तुओं को जब आप रगड़ोगे तो उससे वो विद्युत की उदासीन हो जाएंगी। अच्छा, रगड़ने से पहले विद्युत की उदासीन होती है। जैसे पेंसिल को रगड़ने से पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही रगड़ा वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगी तो आवेश आ गया। तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन से बाहर जाएगा तो धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को ग्रहण करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो भैया, ये हमारे पास एक आवेश है, ये एक रेंज में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, अगर उससे बाहर चले गए तो नहीं खींच पाएगा। जैसे पेंसिल है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया के सारे कागज़ के टुकड़ों को खींच लेगी। भाई जो कागज़ का टुकड़ा उसके पास होगा वो इसी को अपनी ओर खींच पाएगी ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ तक आवेश काम कर रहा होता है ना। जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, यहाँ कागज़ का टुकड़ा रखा खींच लिया, यहाँ रखा खींच लिया, यहाँ रखा नहीं खींच पा रही, तो वो एरिया जहाँ तक ये खींच सकती है उसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का आप अनुभव कर सकते हो, और ये होता है E=F/Q0। ई हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, एफ हो गया आपका बल, और Q0 हो गया आपका एक अंक आवेश। एक अंक आवेश यानी ना के बराबर आवेश होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, 2 मिनट रुको, 1 मिनट यार। जो स्लाइडर था वो इसका पता नहीं किधर चला गया। चलो थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के समझा दूँ कुछ, है ना। पता नहीं इसमें क्या हो गया यार। अच्छा, यहीं पे समझ लो देखो। हाँ, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जो विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास पेंसिल है, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये एक और कागज़ का टुकड़ा है, ये एक और कागज़ का टुकड़ा है, ये एक और कागज़ का टुकड़ा है। इसको ये तेज़ी से खींचेगा क्योंकि ये इसके पास में है, इसको थोड़ा कम तेज़ी से खींचेगा क्योंकि इससे दूर है, ये इसको थोड़ा और कम तेज़ी से खींचेगा क्योंकि इससे और दूर है, और इसको बहुत कम तेज़ी से खींचेगा, और यहाँ रख दिया तो खींचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आवेश रखा होता है तो इसे ये प्लस आवेश या फिर पेंसिल कहें तो बहुत तेज़ी से खींचती है। यहाँ रखा होगा तो उसको कम तेज़ी से खींचेगी, यहाँ रखा होगा तो और कम तेज़ी से, यहाँ रखा होगा तो और कम तेज़ी से, यानी यहाँ पर उसकी तीव्रता जो है ज़्यादा है, यहाँ पर उसकी तीव्रता कम है, यहाँ पर और कम है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, और यहाँ पर है ही नहीं। तो जो जितने पास में होगा आवेश उसके, वो उतना ही तेज़ी से इसे खींच पाएगा। इसी को कहा जाता है तीव्रता। इसका पता कैसे लगाना है, हमारे पास एक आवेश है Q0, छोटा सा आवेश है, उसके ऊपर जो बल लग रहा है, उसके ऊपर जो बल लग रहा है
क्यू नॉट आवेश से छोटा सा, इसके ऊपर जो बल लग रहा है वही हमारे पास क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर इसके ऊपर बल ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्यू नॉट आवेश है तो इसको 1 मान के चलते हैं, 1 कूलम है ना, 1 अंक आवेश 1 कूलम है ना। अब इसके ऊपर कितना आवेश लग रहा है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का आवेश लग रहा है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। अब हमारे पास मान लीजिए 6 न्यूटन का बल लग रहा है उसी 1 अंक आवेश पर, 1 कूलम आवेश पर, है ना। तो अब इसको डिवाइड करोगे, बल जो बल लग रहा है उसको क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश है 1 कूलम, और जो बल लग रहा है वो 6 न्यूटन का, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। तो ये विद्युत क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 कूलम आवेश है उस पर ज़्यादा बल लग रहा है 6 न्यूटन का, जबकि यहाँ पर 5 न्यूटन का ही लग रहा है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 5 का है तो यहाँ पर 6 का है, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड। नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो भाई। चलो हाँ, तो बल को डिवाइड कर दोगे, क्यू नॉट आवेश है, विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पहली चीज़ तो ये याद रख लेना, मन से बनाई हुई रेखाएं, प्लस से चालू होती हैं, माइनस पर ख़त्म होती हैं, फिर माइनस से शुरू होती हैं, प्लस पर ख़त्म हो जाती हैं। इस तरीके से ये जो होती हैं एक लूप सा बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, एक लूप सा बना लेती हैं। इन्हें कहा जाता है विद्युत बल रेखा। प्लस से निकलती है, माइनस पर ख़त्म होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, बस ज़्यादा समझाना नहीं है इसमें कुछ। काल्पनिक रेखाएं होती हैं, बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, है ना। बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, यानी ये पॉजिटिव आवेश है तो इससे बल रेखाएं दूर जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने परीक्षण आवेश क्यू नोट को यहाँ पर रखा तो ये इस पर दूर की तरफ बल लगाएंगी, माइनस में पास की तरफ रेखाएं आके ख़त्म होती हैं, जैसे इसकी पास की तरफ आकर रेखा ख़त्म हो रही है, ये माइनस चार्ज है तो ये, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपने क्यू नोट आवेश को रखा तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, इसकी तरफ खिंचा चला आएगा, जबकि प्लस में रखा तो दूर जाने लगेगा। तो ये बल की दिशा को बताती है कि ऊपर बल किस तरीके का लगेगा। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, जैसा कि मैंने बताया कि ये बल को दर्शाने का काम करती हैं कि इस पर बल किधर लगेगा। अब ये मान लीजिए एक दूसरे को काटने लगी, यानी प्लस से एक रेखा ऐसे निकल गई और दूसरी रेखा ऐसे निकल गई, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो वस्तु रखी है उस पर बल किधर लगेगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ, क्योंकि बल रेखा क्या बताने का काम करती हैं, दिशा को बताने का काम करती हैं कि बल किधर लग रहा है। अब यहाँ पर तो ये दो दो दिशा बताने का काम कर रही है, ऐसा तो संभव नहीं है, या तो उस पर इधर की ओर बल लगेगा या तो इधर की ओर बल लगेगा या सामने की ओर बल लगेगा, कहीं पर भी बल लग सकता है, लेकिन ये दो दो दिशा बता रही हैं। अब किसी भी वस्तु पर बताओ दो दो दिशा में बल कैसे काम कर सकता है, जो उसके ऊपर नेट बल लगेगा वो तो एक ही दिशा में होगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, फिजिक्स के रूल ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए जो काल्पनिक रेखा होती है ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है तो उसके ऊपर इधर की ओर ही बल लगेगा, माइनस उसे अपनी ओर खींचेगा, प्लस दूर धकेलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, तो भैया वो जाएगा किधर, इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये नेट बल को दर्शाने का काम करती हैं, और जो नेट बल है वो एक ही दिशा में उसके ऊपर लग रहा होगा, 10 दिशा में नहीं लग रहा होगा, है ना। तो दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी 4 डायरेक्शन नहीं हो सकती। लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो आपने देख ही लिया इस तरीके से ये बन रही है, जैसे एक लचकदार डोरी हो, ठीक है। वैद्युत द्रव इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो आवेश हो गए Q1 और Q2, है ना, एक दूसरे से 2L की दूरी पर रख दिए जाते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास प्लस Q आवेश है, ये हमारे पास माइनस Q आवेश है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए, जो दूरी है 2L, है ना। बहुत कम दूरी है, ये ज़्यादा दूरी नहीं है, इसको 2L मान के चलें। 2L ही क्यों माना है, वैसे तो दो बीचों के बीच की दूरी होती है उसे R मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको 2L ही क्यों माना, L क्यों नहीं माना, ज़रूरत पड़ती है 2L की, इसीलिए 2L माना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप L भी मान लोगे तो भी आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, है ना। बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2L में नहीं करनी पड़ेगी, बस यही फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो यहाँ पर माइनस Q आवेश, यानी यहाँ पर आपने प्लस के 2 कूलम आवेश लिया तो यहाँ पर माइनस के 2 कूलम लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कूलम लिया तो यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस के 3 कूलम, है ना। अगर ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक 3 कूलम आवेश है और एक 4 कूलम आवेश है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए 2L पर, तो ये विद्युत द्रव नहीं होगा। अगर इधर 3 कूलम है तो इधर भी 3 कूलम होना चाहिए, और अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो दो आवेश होंगे, 2L की दूरी होगी, है ना, और Q1 Q2 क्यों, क्योंकि आवेश की जो प्रकृति है वो विपरीत होगी, मान दोनों का समान होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अब देखो
कोई भी एक आवेश को उठा लो, या तो कि इस क्यू को उठा लो, इस क्यू को उठा लो, दोनों आवेश समान ही है। अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम ही होगा, सीधी सी बात है। उस आवेश का इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, जिसे अपन 2L कह रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो जो राशि निकल के आती है उसे कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। वैसे ये जो राशि है ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि क्यों है, मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई जो है वो सदिश राशि। अब लंबाई कब से सदिश होने लगी, क्योंकि लंबाई यहाँ पर ली जाती है, अब प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ ले रहे हो या माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ले रहे हो, इसीलिए लंबाई को आप लेते हो प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए सदिश हो जाती है। बाकी ज़्यादा ध्यान मत कर याद रख लें सदिश राशि है। मैंने पुरानी वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से जाकर देख लेना। अच्छा, एक और चीज़, आवेश के बारे में आपको नहीं बताया ना। देखो, आवेश जो है एक अदिश राशि है, याद रख लेना। और मात्रक इसका कूलम होता है, ये भी याद रख लेना। विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, समान है, प्रतिकर्षण है, विपरीत है, आकर्षण है, और प्रेरण की घटना दर्शाता है। आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ो चक्कर। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, के को दर्शाते हैं, के इक्वल टू होता है ई बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, के की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ई बराबर निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, तो इनको याद रख लेना, बहुत बढ़िया है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है, जो आपके बल को, लगने वाले बल को एक्स प्रभावित करता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, एफ इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम का नियम पढ़ा था ना। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपने क्या देखी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता या फिर वायु की विद्युतशीलता। तो जब आप वायु की विद्युतशीलता को इसकी विद्युतशीलता से डिवाइड करते हो तो आपके पास के निकल के आता है, इसे कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है और जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो बराबर होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था, पीछे आओ बैक में, कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इस सूत्र के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो के है, के इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होती है। और परावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है कि अगर आप जो हवा की विद्युतशीलता है उसको अगर आप निर्वात की विद्युतशीलता से डिवाइड करते हो तो जो निकल के आता है वो परावैद्युतांक होता है। अब हवा की भी जो है एप्सिलॉन नॉट ही है और निर्वात की भी एप्सिलॉन नॉट ही है, तो डिवाइड करोगे तो 1 ही निकल के आएगा। तो ये माध्यम का परावैद्युतांक है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं था, बस फिर भी कर दिया अपन ने। आवेशन की विधियों को देख लो थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन वगैरह आपको बता दूंगा मैं, ताकि आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। 2 मिनट रुको, अगर मुझे डेफिनेशन इसके मिल जाए तो ठीक है, वरना एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन आप जो है नोट्स में से लिख लेना। तो आवेशन की विधियाँ, आवेशन को 3 तरीके से आप कर सकते हो आवेशित, बाकी 100 विधियाँ हो, अपने को 3 ही पढ़नी है। चालन द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा मैंने बता दिया, जो जब आप 2 वस्तुओं को घिसोगे, पहली वस्तु ये रही हमारे पास, कलर चेंज करो इसका, है ना। तो ये हमारे पास 2 वस्तुएं, जब आप इनको आपस में घिसोगे तो घर्षण करोगे इनमें, तो घर्षण के द्वारा इन पर आवेश आ जाएगा। जैसे पेंसिल को आप घिसते हो ना तो आवेश आ जाता है, कंघी, सूखे बालों में कंघी करोगे तो उससे भी कंघी आवेशित हो जाती है। तो ये होती है घर्षण द्वारा आवेशित। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको बताऊंगा। तीसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन में क्या होता है, ये वस्तु मान लीजिए आवेश है, इसके ऊपर प्लस आवेश है, आपने एक रॉड के जरिए, लोहे की रॉड वगैरह के जरिए इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो आप जानते हो कि इसके ऊपर आवेश का प्रवाह हो सकता है ना। लोहे वगैरह ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, करंट का फ्लो हो सकता है, तो आवेश इससे इधर भी चला जाएगा, है ना। तो ये होता है चालन द्वारा आवेशन, है ना। दोनों के ऊपर बराबर आवेश जाएगा, है ना। वो बात अलग है, अगर इनका साइज अलग अलग हुआ, आकार में इधर उधर हुए, तो आवेश की वैल्यू भी अलग अलग होगी, वरना साइज अगर इनका बराबर है आकार में तो आवेश भी बराबर होगा। चालन द्वारा आवेशन हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। प्रेरण द्वारा क्या होता है, जैसे मेरे पास एक वस्तु है ये, और मेरे पास एक वस्तु है ये, इसके ऊपर प्लस आवेश है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो मैं क्या किया, इस वस्तु को इसके पास लेके गया। अब आप सभी जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, बस जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके ऊपर जो आवेश है वो नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके पास प्लस आवेश को लेके गए, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर खींचे चले आए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो पूरा माइनस चार्ज इधर खींचा चला आया, है ना। और जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है कि नहीं, वो इधर की ओर चले गए।
और जो माइनस है वो इसकी तरफ खींचे चले आए, है ना। फिर आपने क्या कर दिया, आपने फिर इस रॉड को अलग कर दिया, इस रॉड को अलग कर दिया। तो अब आप बोलोगे ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस की तरफ फिर से चला जाएगा, खींचा चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रॉड को अपन ने धरती से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये रॉड इसके पास में है ना। अब इसको धरती से कनेक्ट कर दिया तो इसका जो भी चार्ज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, ये इस रॉड के होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा। और फिर जब आप इसे हटाओगे इस तरीके से, तो इसके ऊपर एक ही प्रकार का चार्ज रह जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज रह गया या नेगेटिव चार्ज रह गया। जो भी इस प्रकार का चार्ज होगा इसके विपरीत प्रकृति का चार्ज इसके ऊपर टिका रह जाएगा। ओके, अब ये सारा पोर्शन हो गया थ्योरी वाला। अब इसमें डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा, जिसको मैं भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाला हूँ। ओके, अगली स्लाइड नहीं है तो वो ऐड कर लूँ पहले।